इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि आपने दो डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ लॉ को कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। वो कैसे? और वो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है 305 से लेकर 309 तक जाती है। ठीक है। अगर सिर्फ उनके आई डोंट मेमोराइज ज़ुबानी, तो मैं अगर आपको देख के बता सकूं, 305 में वली डिफाइंड है, 306 में है जी कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास। ठीक है। पनिशमेंट इन कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास इज 308 एंड 309 इज वेवर ऑफ किसास इन कत्ले अम्द When it is liable to किसास। यस। ठीक है। अब बहुत सारे केसेस नहीं, इनफैक्ट ऑल ऑफ द केसेस, इवन आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस चैप्टर 16, किसास कब लगनी है, कब नहीं लगनी, किसास कब इन्फोर्सेबल है, कब इन्फोर्सेबल नहीं है, वली कौन होगा। जायद रहमान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऑल दी प्रोविजंस स्टार्टिंग फ्रॉम 305 टिल 309 आर नॉट एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ द केसेस कमिंग अंडर 302B। ये अप्लाई ही नहीं करें। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। दे ओनली अप्लाई in the cases of 302A 302A। So technically, legally or practically 302A becomes redundant and all the subsequent provisions starting from 305 to onwards, तो जितने भी subsequent sections हैं they become redundant। So अगर आप practical aspect से देखें तो 302A और 305 onwards ये redundant हो चुके हैं, ये applicable ही नहीं है। ठीक है। As long as the cases are tried in Tazir, and when I'm saying as long as, trust me, every case is tried under section 302B। ठीक है। So इस वजह से ये एक वो different hierarchy है। और इस चीज़ की confusion को explain किया आसिफ सईद खान खोसा साहब ने अपनी इस judgment के अंदर कि हमारे यहाँ ये सारी की सारी confusion create हुई है इस chapter के incorporate होने से, और उसके बाद डिफरेंट जजमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स, और इस जजमेंट के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट ही डिस्कस ऑल द जजमेंट्स सो फार जितनी भी अवेलेबल थी और उनकी जितनी परसुएसिव वैल्यू थी। सो इसी वजह से ये इट वाज अ ग्रेटर इन क्वांटिटी नंबर ऑफ जजेस टू सेट असाइड दैट प्रैक्टिसेस। और इस जजमेंट के एंड पे उन्होंने लिखा कि हम ये जजमेंट चारों सूबों की हाई कोर्ट्स और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भिजवा रहे हैं कि आइंदा के बाद आपने लॉ ऑफ कत्ल को जब ऑपरेट करना है तो इस मैकेनिज़्म के तहत ऑपरेट करना है जो हमने डिफाइंड कर दिया है। इस डिबेट में नहीं पढ़ना, क्योंकि 302A किसास से रिलेटेड है। ये सेक्शंस जितने भी मैंने आपको बताए ये किसास से रिलेटेड, इनका ताज़ीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं है कि जो लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स इस चीज़ को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि उन्होंने अगर कत्ल के बारे में पढ़ना है तो ये जजमेंट के बगैर नहीं पढ़ना। दैट इज़ द गो टू जजमेंट एज ऑफ नाउ। ठीक है। क्योंकि वो बाय विच ऑफ आर्टिकल 189 इज बाइंडिंग अपॉन एवरीवन, और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने बाकायदा बताया, और वो जजमेंट इस वजह से भी उनके लिए ज़रूरी है ताकि मेंटल क्लैरिटी के लिए कि पहले क्या होता रहा, राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द थिंग टू डिस्कस, बट व्हाट इज़ द न्यू थिंग नाउ कि जिसके तहत अब इसने ऑपरेट होना है। तो जायद रहमान इज़ द जजमेंट जिसने लॉ ऑफ कत्ल की शेप को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब हम इसकी आगे टाइप्स पे आते हैं, जो आपने बताना था कि कत्ले अम्द का तो हमने आपसे सीखा, तो उसके बाद क्या है, तज़ीर में क्या डिफरेंस है? तज़ीर है क्या? हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताते चलें कि तज़ीर में और फिर किसास में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि कितने किस्म की सज़ाएँ हैं। अगर उसको मैं ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो किसास है, तज़ीर है, और उसके बाद जितनी भी सज़ाएँ हैं, दर्श, अर्श, दमन, दियत, ये मॉनेटरी हैं। मॉनेटरी यानी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है। तो अगर दो के ऊपर रहें तो किसास तो वही है कि लिम फॉर अ लिम, कि अगर आपकी जिस मॉडर्न मैकेनिज़्म के अंदर आपकी इंजरी आपको कॉज की गई है वैसी ही इंजरी कॉज करनी है, सब्जेक्ट टू तज़कियतुल शहूद, नंबर 1। नंबर 2, तज़ीर ये है
इसको मैं ये कहता हूँ कि वॉट एवर द पनिशमेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि उस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो जो कोई भी सज़ा ताज़ीर की तयन करेगी वो ताज़ीर के ज़ुमरे में आएगी। कैसे? किसास में भी सज़ाए मौत है और ताज़ीर में भी सज़ाए मौत है। तो हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी ने, हमने ये, हमारे लेजिस्लेटर्स ने ये सोचा कि हमने सज़ाए मौत भी रखनी है। वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती, वो रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती जो किसास की है। तो ताज़ीर के अंदर वो रिक्वायरमेंट नहीं है, शहादती रिक्वायरमेंट जो कि किसास के लिए चाहिए होती है। सो वो थोड़ी लैक्स और रिलैक्स्ड किस्म की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ऑकुलर अकाउंट होना चाहिए। तो आप इस बात की निटिग्रिटी में नहीं जाएंगे कि सादिक और अमीन है भी कि नहीं गवाह, इसने कभी कोई मेजर सिन की है कि नहीं। आप अदर कानून शहादत तरीके आपको बताता है कि आप उसको डिस्क्रेडिट करेंगे, झूठी शहादत दे रहा है, तो फिर अदरवाइज सज़ा जो है वो ताज़ीर के अंदर हो। सो आपके पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डेथ से लेके सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की हो, 1 महीने की हो, वो ताज़ीर के ज़ुमरे में आती हैं सारी की सारी सज़ाएँ। और बाकी जो है वो फाइनेंशियल और कॉम्पनसेटरी वो जो पनिशमेंट्स हैं वो है। सर आपने बताया कि 302A के अंदर अगर किसास के अंदर आपको सज़ाए मौत होती तो उसी मौड और मीन के ज़रिए होती जिससे आपने किसी को कत्ल किया है। तो जब तज़ीर के अंदर सज़ाए मौत होती है तो क्या उसी तरीके से होती है जिस तरीके से मारा गया? अच्छा, ये आपका सवाल बनता है एग्जीक्यूशन का जी, कि एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। फ़र्ज़ करो मैंने गॉड फॉरबिड विशाल की गर्दन काट दी, तो क्या मेरी भी गर्दन काटी जाएगी? अब इसके ऊपर अगर आप हिस्टोरिकली जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो जो एग्जीक्यूशन का मैनर है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट है। यानी पाकिस्तान के अंदर चाहे किसास में सज़ा हो जाए, चाहे आपकी ताज़ीर में सज़ा हो जाए, जो एग्जीक्यूशन है वो थ्रू हैंगिंग है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो तलवार से गर्दन काटी जा सकती है, ना वो पॉइजन वाला तरीका लगाया जा सकता है, वो इंजेक्शन लगाया जा सकता है, ना इलेक्ट्रिक शॉक। और ये तीनों तरीके एक्सेप्ट जो कटिंग चॉपिंग नेक विद सॉर्ड है, उसके अलावा जितने भी तरीके हैं अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स में जहाँ डेथ पेनल्टी दी जाती है वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक से भी दी जाती है, उसके बाद वो इंजेक्शन से भी दी जाती है और हैंगिंग भी होती है। सो हमारे यहाँ चाहे किसास में सज़ा होती, पहली बात हुई नहीं आज तक, अगर होती तो आई रेकन एंड आई बिलीव कि वो हैंगिंग के थ्रू ही होनी थी, नॉट द वे। क्योंकि किसास की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत सख्त है। इसके ऊपर बहुत सारी अहादीस भी हैं, बहुत सारी रवायात भी हैं कि द मोमेंट योर एंगर इज़ इन इट, आप किसास नहीं ले सकते। सो वो सेम नेचर की सेम इंजरी, सेम फोर्स, सेम ग्रेविटी के साथ हिट करना इज़ अ क्वाइट ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग। सो इस वजह से आई बिलीव कि अगर सज़ा होती तो फिर वो थ्रू हैंगिंग ही होनी थी। तो सर अभी हम बात कर रहे थे, आपने हदीस का रेफरेंस दिया, बहुत सारी डिबेट है जनरल पब्लिक के अंदर पाई ये जाती है कि इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए, इस्लाम का कानून आना चाहिए। जब इस्लाम ने दे दी है सज़ा कि अगर आपने कत्ल किया है तो कत्ल की सज़ा किसास के ज़रिए देनी है, और उसका तरीक़ेकार भी आपकी पीनल कोड में चैप्टर 16 ने बता दिया गया, आपके बकौल वो चीज़ हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या ज़रूरत थी लेजिस्लेटर को एक नई चीज़ ऐड करने की जब एक ऑलरेडी चीज़ मौजूद है? तो इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा हमारे मामले। इट्स मोर ऑफ अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिबेट प्लस डिफ़िकल्ट डिबेट बिकॉज आई एम नॉट अ प्रॉपर इक्विप्ड रेलिवेंट नॉलेज इन दैट रिगार्ड, बट मैं अपनी कॉमन सेंस की बेस के ऊपर आपको बता दूं कि मेरा ये मानना है, अलॉन्ग विद पाकिस्तान and rest of the Muslim countries, I believe there is not a single country in the world जहाँ पे true letter and spirit में Islamic legal system है। Not even Saudi. Not even Saudi Arabia. Okay. क्योंकि आप गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, द मैकेनिज्म फॉर लेजिस्लेशन और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं। एंड if I'm not wrong, the legal system and the governmental system in Saudi Arabia is a monarchical one. And since it's a monarchy, it's not an Islamic legal system. Islamic government system, Islamic legal system is altogether a different debate. Again, I'm not well equipped in that. Dusra, Pakistan also a parliamentary democracy. We are Islamic Republic of Pakistan. But Rawalpindi Bar Association versus Federation of Pakistan के अंदर मियाँ साकिब निसार साहब ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की जो डिबेट के ऊपर सवाल उठाया था और जिसका प्रोफेसर गफूर साहब ने अपनी किताब के अंदर जवाब दिया, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट।
वो एक अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारे यहाँ वी आर इस्लामिक कंट्री for the sake of writing in the constitution, but our legal system is a mixture of both Western legal system and certain provisions which are Islamic, but do we see them being implemented in a code of law? The answer is no. So इस वजह से हमारा जो legal system है it's a hybrid. और जो आपने बात की है ना कि चूँकि इस legislation का क़िसासन दियत ऑर्डिनेंस का एक historical background है. If I'm not being too controversial, everyone knows कि in whose era and why these legislations were incorporated into these legislations. So इस वजह से उसको अगर मद्देनज़र रखते हुए अब एक ये लॉ में हमारे है और उसको जाहिद रहमान केस ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया हुआ. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिल्कुल ठीक है सर. सर अगली टाइप्स पे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब तक तो हम ये सुनते हैं कत्ल ही है, लेकिन आपकी इस वीडियो के बाद समझ आ रही है कि मज़ीद कत्ल भी देखे जा सकते हैं. तो बारी बारी चलते हैं किस तरह के कत्ल हैं और क्या डिफरेंस है सबके अंदर. विशाल, अगली काइंड पे जाते हुए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ये मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है. इफ़ आई थ्रो दैट बुक ऑन यू एंड यू आर डेड, is it qatl amd? If you intend to kill me. If I intend to kill you, that's exactly qatl shabiye amd is all about. ठीक. वो ये कहता है कि एक बंदा आपकी किसी एक्शन की वजह से उसकी लॉस ऑफ लाइफ हो गई है, बट द वेपन जो यूज़ किया गया है इस सूरत हाल के अंदर, ये किताब एक वेपन थी. ठीक है. क्योंकि आपको इस किताब को मैंने आपके ऊपर यूज़ किया. तो उन्होंने कहा कत्ल शबीह अम्द के अंदर कि जो वेपन यूज़ किया गया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ ना कॉज करता हो, तो ये कत्ल अम्द नहीं है, ये कत्ल शबीह अम्द है. अब ज़रा दोबारा जाएं 300 पे तो आप देखेंगे इंटेंशन होनी चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज भी कर दे. और यहाँ पे जो वेपन यूज़ किया गया कत्ल शबीह अम्द में, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज नहीं करता. लिहाजा इस वजह से इस किस्म की किलिंग को आप कत्ल अम्द नहीं कह सकते. लॉ ने कैटेगराइज किया इसको कत्ल शबीह अम्द. और मेरी अरबी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि दीज आर दी अरबिक वर्ड. तो शबी मीन्स शेडो. सो कत्ल शबीह अम्द. सो कत्ल अम्द की शबी जो है वो लॉस ऑफ लाइफ की सूरत में तो है, बट वेपन जो है यूज़ किया गया है यहाँ पे वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ नहीं कॉज करता. तो अगर कोई इंसान ऐसा वेपन यूज़ कर ले जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में डेथ कॉज ना करता हो, लेकिन उसकी इंटेंट हो कि मैं इसको मार दूँ, उसका सबसे बेहतरीन तरीका, मैं आपको ज़रा उसका सेक्शन को एग्जैक्ट पढ़ लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको बात करना चाह रहे हैं. ये बात करता है जी 315 के अंदर, whoever with the intent to cause harm to the body or the mind of any person causes the death. So आपने सवाल किया था अगर इंटेंशन है, जी बिल्कुल 315 के अंदर उन्होंने कहा आपकी इंटेंशन है कत्ल कॉज करने की, माइंड और बॉडी और डेथ कॉज हो जाती है, और एनी अदर पर्सन बाय मीन्स ऑफ अ वेपन. अब यहाँ पे बाइफर्केशन आ रही है जो मैंने आपको बताया था, मोड, मैकेनिज्म और वेपन डिटरमिन करेगा चीज़ों को. तो यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है हम कत्ल करने की है. ठीक है. अब वेपन जो है डिफ्रेंसिएशन कर रहा है कत्ल अम्द से कत्ल शबीह अम्द में. वेपन और एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ इज सेड टू कमिट कत्ल शबीह अम्द. और यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दी गई थी वो यही थी, इफ़ इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट strikes Z with a stick or a stone with in the ordinary course of nature is not likely to cause death. Z dies as a result of such hurt. A shall be guilty of qatl शबीह अम्द. और जो इसकी सज़ा प्रोवाइड की गई है that is provided in 316 and that says whoever commits qatl शबीह अम्द shall be liable to diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as ta'zir. Now again as ta'zir.
बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे वेपन चेंज हो गया तो आपका इंग्रेडिएंट्स ही सारे आपके कॉन्सिक्वेंस फ़र्क हो गए, दियत आ गई और 25 साल आ गए। ठीक है। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना कत्ले शबीह अहमद का, कि अगर वो कहीं इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ, यानी जस्ट इमेजिन कि मुझे अदालत 25 साल तो जेल नहीं देगी ना किताब फेंकने पे, छड़ी से मारने पे। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारे फौजदारी वकालत में जो आपकी क्या सीट ऑफ इंजरी है, कि आपने इंजरी दी कहाँ पे। अब एक सवाल आपकी ऑडियंस के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर स्टिक मारी सिरते हुए फिर नाउ देयर इज अ डिफरेंस अंडर द यू नो वेपन यूज्ड। जो वेपनरी आपने यूज करनी है उसको अगर आप देखें तो स्टिक और डंडे में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्टिक इज़ लाइक आपने दरख्त से कोई छड़ी थोड़ी और मारी और वो हो गया। और इवन अदरवाइज हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, टॉर्सो जो आपका है, इसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, या आप इसको इस तरह कह लें कि लीगल मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है आपकी, उसके 2 हिस्सों में आपके बैली बटन से ऊपर का जितना भी एरिया, ये वाइटल पोर्शन ऑफ द बॉडी है। ठीक है। और बैली बटन से जितना भी नीचे वाला हिस्सा है, दैट इज अ नॉन वाइटल पार्ट। सो इंजरी ऑन द वाइटल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हीनियस। और बहुत दफ़ा अदालतें आपकी नीयत गेज कर रही होती हैं कि इसने चोट मारी कहाँ पे है, इसने इंजरी इन्फ्लिक्ट कहाँ पे की है। और समटाइम्स आपकी जो इंजरी होती है अगर वो आपके टांगों पे, पैरों वाली साइड पे, तो अदालत समझती है कि हाँ इसकी नीयत हर्ट की हो सकती है, कत्ल की नहीं हो सकती। सो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है। सो अगेन यहाँ पे लेजिस्लेचर ने जो सज़ा रखी है ना, वो सज़ा दियत भी रखी है और 25 साल भी रखी है। कि फ़र्ज़ करो अगर आपने कोई ऐसी इंजरी कॉज कर दी है, इस वेपन इस तरह का यूज़ हो सकता है जो कि ग्रे एरिया के अंदर है, कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करेगा कि नहीं करेगा, तो उसमें फिर इसीलिए लेजिस्लेचर ने सज़ा रखी, क्योंकि यू गेट व्हाट यू डिज़र्व। सिंपल सी बात है। और क्राइम के अंदर मेरा अपना ये मानना है कि हर बंदे के राइट होते हैं, मुद्दई के भी राइट है, मुल्ज़म के भी राइट है। ठीक है। और जब कोई बंदा कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो टेक्निकली वो अपने कुछ राइट्स फॉरगो कर रहा होता है। सो इस वजह से इस मुकदमे को अगर देखा जाए कत्ले शबीह अहमद को, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, क्योंकि वेपन ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज नहीं कर रहा था, लिहाजा इसके लिए सज़ा अदालत ने दियत रख दी और 25 साल रख दी। और दियत और 25 साल में से ये अदालत की डिस्क्रेशन है वो किसको चूज़। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमने कत्ले अहमद और कत्ले शिबे अहमद को डिस्कस किया, आगे चलते हैं कत्ले खता। ये किस तरह का कत्ल होता है? कत्ले खता को जी आपका कैटर करता है सेक्शन 318। वो कहता है whoever विदाउट एनी इंटेंशन। अब क्या चीज चेंज हो रही है? इंटेंशन नहीं हो रही। विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ और कॉज हार्म टू अ पर्सन, causes death of such person either by mistake of fact or by mistake of fact is said to commit कत्ल खता। अगर आप ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 76 से 106 को देखें तो ये जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, डिफेंसेस का चैप्टर है। ये बाकायदा आपको लॉ के अंदर डिफेंस अवेलेबल है मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। ठीक है। कत्ले खता के बारे में जो सबसे फेमस इलस्ट्रेशन दी हुई है वो ये दी हुई, एक बंदा एम कर रहा है एक हिरन के ऊपर, जबकि वो एक हिरन नहीं है, वो उसको हिट करने की बजाय किसी आदमी को हिट कर देता, तो ये कत्ले खता है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, उसने कोई प्री मेडिटेट नहीं किया, उसका कोई मैलिस फोरथॉट नहीं है, उसने कोई डिलिब्रेशन नहीं की, जंगल में शिकार के लिए गया हुआ है, एंड इफ ही मिसेस दैट डियर और वो जाके किसी को शूट करता है, लग जाती है गोली, तो ये कत्ले खता के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह 319 में इन्होंने इसकी सज़ा भी प्रोवाइड कर दी कि कत्ले खता की सज़ा क्या होगी, और उसमें कहते हैं whoever commits कत्ले खता shall be liable to दियत only। ठीक है। नाउ कत्ल बेसबब में था, दियत होगा,
या लाइफ इम्प्रिजन या लाइफ 25 साल 25 सजा, 25 साल सजा होगी। अब कत्ले ख़ताम उसकी इंटेंशन नहीं है, कत्ले शबीह में उसकी इंटेंशन थी, कत्ले अमन में उसकी इंटेंशन थी, कत्ले ख़ताम उसकी इंटेंशन ही कोई नहीं है। सो उस सूरत हाल के अंदर उन्होंने इसकी सज़ा सिर्फ दियत रखी है, ताकि जिस बंदे की लॉस ऑफ लाइफ हुई है उसकी कोई फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हो सके।